इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है कंडक्टिंग बॉडी में या कंडक्टिंग वायर में। तो सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर, और इस आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर से हमने एक वायर बनाया हुआ है जिसमें करंट हम लोग फ्लो करना चाह रहे हैं। एंड वी नो कंडक्टिंग बॉडी मेटेलिक कंडक्टर contains free electrons and these free electrons moves randomly with high speed। तो मैं यहाँ पे कंडक्टिंग वायर का एक सेक्शन लेता हूं एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर दीज ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये लगातार कोलाइड कर रहे हैं एटम से या आयन से, और ड्यूरिंग मोशन बिटवीन टू एटम्स और टू आयंस इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एंड दीज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज फ्लो और करंट फ्लो। द रेट एट विच दीज इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ वायर इज सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थ्रू द सेम पॉइंट। जिस रेट से ये इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे किसी पॉइंट पे, उसी स्पीड से ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे। दैट मीन्स नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0 होती है। अब मैं यहाँ पे अपने कंडक्टिंग वायर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। सपोज आई कनेक्ट आवर कंडक्टिंग वायर विद ए बैटरी। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है एक कंडक्टिंग वायर में, और कंडक्टिंग वायर में साथ साथ मैंने एक स्विच भी कनेक्ट किया हुआ है, एक बल्ब भी कनेक्ट किया हुआ है। व्हेन वी क्लोज द स्विच बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। बल्ब अगर ग्लो करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे बैटरी लगाने का पर्पस क्या है? हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं अक्रॉस द वायर। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लर्न किया था कि चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन में रखा हुआ हो और मेटेलिक बॉडी उसके पास रखी हुई हो तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। लेकिन हमारा वायर यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना चाह रहे हैं इनसाइड द वायर। देन व्हाट वी नीड टू डू, हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाया ये बल्ब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंपोज कर दिया अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। दैट मीन्स when wire is connected to the battery and electric field is set up at each and every point of the wire and this electric field is parallel to the wire, और डायरेक्शन इसकी होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करूं तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में होगी। तो अब यहाँ पे ये मेन डिफरेंस हो गया। वी कैन से जहां पे करंट फ्लो होगी तो कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टर्मिनल तक कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं इसके थोड़े से सेक्शन को, इस सेक्शन को इनलार्ज करता हूं, सपोज मैं यहां पे इसको इनलार्ज कर दूं, ये मैंने इसको इनलार्ज कर दिया, तो आप यहां पे देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल हैं, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट? नेट रिजल्ट इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वायर का एक सेक्शन लिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड वी एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज के मोशन को एज्यूम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है यहाँ पे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी वही हो जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे कंडक्टिंग बॉडी के अंदर,
उसमें लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगातार अगर प्रेजेंट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सलेट होगा। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी वेरी हाई आफ्टर सम टाइम। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगातार बढ़ती चली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है लगातार विद द एटम्स इन द वायर, और इस तरीके से जो लगातार कोलिजन वायर के अंदर होता है उसकी एवरेज स्पीड काफी कम हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इतनी कम हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंपली ड्रिफ्ट करते हैं विद द स्मॉल स्पीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन स्लो स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा इन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, नेट वेलोसिटी होती है, वो बहुत कम होती है, जबकि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन नेट वेलोसिटी की बात करें, इट इज वेरी स्मॉल। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं देयर इज नेट फ्लो ऑफ द चार्ज इन द वायर एंड टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर सेकेंड। जितना टोटल चार्ज किसी सेक्शन से पास होगा एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में, वो बन जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब मैं सपोज कंसीडर कर लेता हूं कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है इस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में पास हो रहा है। तो अगर मैं इस सेक्शन से पास होने वाली एवरेज करंट को डिफाइन करूं, आई एवरेज डिफाइन करूं डेल्टा टी टाइम के लिए, तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी एवरेज करंट थ्रू दिस सेक्शन। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करूं, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते थे, इसी तरीके से एवरेज करंट से इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग डिफाइन कर लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो यहां पे मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस करंट आई is equal to limit delta t tends to 0 delta q by delta t is equal to dq by dt। ये आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो हम लोगों ने डिफाइन कर ली एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम लोग इस करंट को एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब 1 एम्पियर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज यहाँ पे मैंने एम्पियर लिखा, ये हो जाएगा कूलम, ये हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लो पास एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन एवरी सेकेंड और इन 1 सेकेंड। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल वायर के अंदर डेवलप होगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी डेवलप होगी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। सपोज वी हैव ए कंडक्टिंग वायर, दिस इज ए कंडक्टिंग वायर एंड वी अप्लाइड ए बैटरी अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस वायर। मैंने यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दी है V वोल्ट की, एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप इनसाइड दिस कंडक्टिंग वायर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी डेवलप हो जाएगी। इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस वायर वी विल फाइंड दिस करंट विल आल्सो इंक्रीज। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देता हूँ तो करंट भी डबल हो जाती है। अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर में क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिकल फैक्टर। ज्योमेट्रिकल फैक्टर में लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दूसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रखता हूं, तो वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। So here we can write I is proportional to V, current is proportional to potential difference, or potential difference is proportional to current we can say.
अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दूं कैपिटल आर, तो ये रिलेशन हो जाएगा V इक्वल टू आर आई, और इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। और यहाँ पे जो कैपिटल आर टर्म अपेयर हो रहा है, दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, और ये जो हमारे पास कैपिटल आर है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग एसआई सिस्टम में ओम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, राइट। अब अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया था R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो स्क्वायर ब्रैकेट R के साथ भी, V के साथ भी और I के साथ भी, तो इससे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। एंड वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इज A, राइट। वो तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इस पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में डिफाइन कर चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q, दैट मीन्स एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml स्क्वायर t माइनस 2, एंड चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है A मल्टीप्लाइड बाई T। I का डायमेंशनल फॉर्मूला है A। तो इस तरह से रख देंगे हम लोग, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 एंड A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, अब ये तो रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर डेवलप कैसे हो जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सलेट करना। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली तो एक्सलेट हो नहीं सकते हैं, फ्रीली तो मूव नहीं कर सकते हैं, दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद द एटम्स ऑफ द वायर। और अगर एटम ऑफ द वायर के साथ अगर कोलाइड करेंगे तो उनका जो मोशन में रिस्ट्रिक्शन आएगा, राइट, एक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर, electrons are continuously accelerated by the field, but due to their frequent collision with the atoms of the wire, the conductor offer some obstruction to the current, and this obstruction is known as electric resistance. So this is the reason of the electric resistance in the wire. Okay? अब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टी पे, और साथ साथ उसकी डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के भी ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, सपोज जैसे ये मेरे पास कंडक्टिंग वायर है, सपोज इसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ and inversely proportional to the area of cross section of the wire. अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट या मेंटेन रख के अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर लेंथ को कांस्टेंट रख के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A. रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दूं तो रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो यू नो दिस इज द ओम, दिस इज लेंथ मीटर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई मीटर एंड दिस इज ओम। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी विल हैव द यूनिट ohm multiplied by meter. Ohm meter will be the unit of the resistivity. Okay? अब यहाँ तक हम लोगों ने करंट के बारे में भी बात कर ली, रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर ली। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। रो के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। रो इज द रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल के भी ऊपर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और रेजिस्टेंस की बात करें
ये मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी दैट मींस डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब एक और टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो हम लोगों ने हीट वाले सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। हम लोगों ने वहां पे एक टर्म डिस्कस किया था थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो, तो कंडक्टिविटी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई रो। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में अगर मैं कंडक्टिविटी के साथ इसे एक्सप्रेस करूं तो दिस रेजिस्टेंस विल बिकम L डिवाइडेड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई A एंड दिस सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। ओके, सर्टेनली दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को एक बार फिर से रख लेता हूं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L डिवाइडेड बाई A। दैट मींस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A। अगर मैं रेजिस्टेंस का वॉल्यूम, सपोज मेरे पास एक कोई कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर को मैं स्ट्रेच कर दूं, अगर स्ट्रेच करूंगा तो सर्टेनली लेंथ विल इंक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पे अपने कंडक्टिंग वायर या रेजिस्टेंस की लेंथ को इंक्रीज करता हूं बाय स्ट्रेचिंग, दैट मीन्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में L डिवाइडेड बाई L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो आ जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाइड बाई L, और A मल्टीप्लाइड बाई L इज नथिंग बट वॉल्यूम। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम L स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एंड वी नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इट मींस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि अगर किसी वायर को हम लोग स्ट्रेच कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं एक और चेंज करता हूं, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर देता हूं कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर मैं वायर को सपोज की लेंथ इंक्रीज करता हूं तो उस केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द वायर विल डिक्रीज, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका चेंज करने वाले हैं, रेडियस चेंज करने वाले हैं, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। फॉर्मूला हमारे पास अभी भी है R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A। अगर मैं यहाँ पे A बाई A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो नॉमिनेटर में आ जाएगा L मल्टीप्लाइड बाई A दैट इज वॉल्यूम, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा A स्क्वायर। बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट दैट मीन्स दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर एंड वी नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। और अगर पाई R स्क्वायर लिखा हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया के टर्म में एक्सप्रेस करूं तो वी कैन राइट R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू R2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई R1 टू द पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस और रेडियस ऑफ द वायर में रिलेशन। ओके, इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गिवन इन ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड is 1.0 into 10 to the power 18, while the number of the electrons drifting in opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 to the power 18 per second. We need to find the current flowing in the tube. हमें यहाँ पे गिवन है कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, उनका नंबर पर सेकेंड हमें मालूम है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये मालूम करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गया सपोज डिस्चार्ज ट्यूब का सर्टेन पार्ट, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब। सपोज प्रोटॉन्स आर मूविंग इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, और प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, सपोज NP प्रोटॉन्स पर सेकेंड मूव कर रहे हैं इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। और हम लोग को मालूम है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे
प्रोटॉन्स के मोशन की वजह से करंट की डायरेक्शन या करंट में कंट्रीब्यूशन होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रोटॉन। एंड वी नो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज वी कैन कंसीडर मूविंग इन द rightward direction. That means net current due to proton and electron should be in the rightward direction. तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से इफेक्टिव करंट की जो वैल्यू होगी, इफेक्टिव करंट जो प्रोड्यूस होगी वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। अब करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर सेकेंड अगर हम लोगों को मालूम पड़ जाए और उसको चार्ज की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मालूम पड़ जाएगी करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सेक्शन। यहाँ पे प्रोटॉन्स है Np, इलेक्ट्रॉन्स है Ne, और यहाँ पे Ne के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग शुड बी इक्वल टू Ne प्लस Np, और अगर E से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। दिस इज द करंट। ओके, अब यहाँ पे पर सेकेंड में हमें रिलेशन गिवन है, दिस इज गिवन 1.0 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेकेंड, एंड हियर आल्सो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ एंड t इज इक्वल टू 1। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0.592 एम्पियर। तो यहाँ पे 0.592 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, दैट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। In this illustration, voltage current graph for two resistors of same material and same radius with length L1, L2 are shown in the figure. हमें यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ गिवन है दो रेजिस्टर्स के, राइट, A एंड B। यू कैन ऑब्जर्व हियर लीनियर ग्राफ्स हैं ये। If L1 is greater than L2, state with the reason which of these graphs represent voltage current graph for L1. L1 is greater than L2 हम लोगों को गिवन है। ओके, अगर ये जो ग्राफ्स हमारे पास VI ग्राफ्स हैं, ये लीनियर ग्राफ्स हैं, एंड वी नो ओम्स लॉ, डायग्राम में बना देता हूं, और ओम्स लॉ में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है। वी नो द रिलेशन V इक्वल टू IR। अगर मैं V को y एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं, करंट को x एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं, तो ये जो ग्राफ्स हमारे पास लीनियर ग्राफ्स हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। और ग्राफ्स को अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप ऑफ द ग्राफ B इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ ग्राफ A। B ग्राफ ज्यादा इंक्लाइंड है, राइट, यू कैन ऑब्जर्व हियर इसका इंक्लिनेशन यहां से जो एंगल बना रहा होगा x एक्सिस से, दैट इज मोर इन कंपेरिजन टू ग्राफ A। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। रेजिस्टेंस B ग्राफ का जो होगा वो ज्यादा होगा A ग्राफ से, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों को मालूम है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, एंड वैल्यू ऑफ रो इज द रेजिस्टिविटी, और वैल्यू ऑफ द रो फॉर द बोथ ग्राफ्स या बोथ मटेरियल्स विल बी सेम, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे सेम मटेरियल हमने यूज किया हुआ है। अगर सेम मटेरियल यूज किया हुआ है तो रो की वैल्यू सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रेडियस के बारे में भी कहा गया है, सेम रेडियस। दैट मीन्स रेजिस्टेंस शुड प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस B का ज्यादा मालूम है, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है। हम लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है कि स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन A, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए B के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है उसका लेंथ भी ज्यादा होगी। ओके, और L1 इज ग्रेटर देन L2 ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 शुड करस्पॉन्डिंग टू ग्राफ B। L1 जो हमारे पास होगा वो ग्राफ B से रिलेटेड होगा। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया, ग्राफ B रिप्रेजेंट VI ग्राफ फॉर L1। चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गिवन ए मेटल बार हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू इट एज शोन इन फिगर A एंड एज शोन इन फिगर B।
फिगर ए में आप ऑब्जर्व कर सकते हो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस बार, while in figure B you can observe battery is connected across the upper and lower face of the bar. तो A केस में और B केस में जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे वो हमें उनके रेशो बतलाने हैं। डायग्राम में प्लेस कर लेता हूं, यहां पे मैंने डायग्राम प्लेस कर लिया। इन फिगर A you can observe positive terminal of the battery is here, that means current will flow like this, it will come to this point and current here will flow along the length of this bar और ये वापस चली जाएगी negative terminal. In figure B you can observe current will flow like this, it will reach to this point, then it will travel like this and it will finally leave the bar like this. Okay, तो दोनों सिचुएशन में हम लोग करंट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस। बोथ बार्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं गिवन है कि अलग अलग मटेरियल के बार है, तो सेम मटेरियल की हमारे पास बार है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टिविटी रो विल बी सेम इन द बोथ केसेस। केस ए या केस बी दोनों की बात करें तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी एंड वी हैव द रिलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हमारे पास रिलेशन है R इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ओके, रो की वैल्यू हमारे पास सेम है, एल की वैल्यू डिफरेंट होगी फिगर ए में भी और फिगर बी में भी, और ए की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अब इस फॉर्मूले में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एंड ए? अगर हम लोग फर्स्ट डायग्राम को देखें, करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ, तो यहां पे इस फॉर्मूले में जो एल अपेयर हो रहा है, स्मॉल एल अपेयर हो रहा है, दिस स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हम लोग कंडक्टर की लेंथ लेते हैं। अब कैपिटल ए का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल ए? कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सेक्शन में अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करें, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। ओके, अब फिगर ए की बात कर लें या फिगर बी की बात कर लें, दोनों केसेस में लेंथ भी अलग होगी, एरिया भी अलग होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम को देखें, लेंथ विल बी इक्वल टू स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स एरिया क्रॉस्ड बाय करंट दैट विल बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय बी। तो फॉर्मूला हमारे पास था रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम के लिए रेजिस्टेंस सपोज हम लोग R1 ले लें, तो दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय बी एच। फॉर द सेकेंड डायग्राम में देखें, लेंथ विल बी इक्वल टू स्मॉल एच। लेंथ हम लोग लेते हैं कंडक्टर की लेंथ इन द पैरेलल टू द करंट, तो पैरेलल टू द करंट कौन सी डायमेंशन आएगी? स्मॉल एच। तो स्मॉल एच इज इक्वल टू एल फॉर द फिगर बी। सेकेंड केस के लिए एल की वैल्यू स्मॉल एच आएगी। जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया क्रॉस बाय द करंट, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाई बी। दैट मीन्स R2 is equal to rho S divided by L multiplied by B. And here we need to calculate the ratio R1 R2 का रेशो कैलकुलेट करना है। तो R1 R2 का रेशो कर लेंगे। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, फाइनली सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी L स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर। दिस इज द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेज इन द फिगर A एंड फिगर B केस। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। इन दिस इलस्ट्रेशन वी नीड टू प्रोड्यूस a set of cylindrical copper wires 5.0 meter long that will have the resistance of 1.0 ohm each. What will be the mass of each of these wires? And we are given density of the copper D is equal to 8.0 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Resistivity भी हम लोगों को given है कॉपर की, rho is equal to 2.0 into 10 to the power minus 8 ohm meter. हमें यहाँ पे एक कॉपर का सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस 5 मीटर लॉन्ग जिसकी वैल्यू 1 ओम है वो डिजाइन करना है और हमें बतलाना है कि उसका मास कितना होगा। ओके, रेजिस्टेंस के बारे में हमें फॉर्मूला मालूम है जो रिलेट करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, दैट इज R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। वी हैव दिस फॉर्मूला। ओके, एंड इन दिस फॉर्मूला यू कैन ऑब्जर्व R इज गिवन 1 ohm, length is given 5.0 meter. We are also given the resistivity
That means from this formula we can find the area of cross section of the wire. So we can rearrange this equation, write area of cross section A equal to rho L divided by R. तो यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम हो गया, लेकिन मालूम करना है मास. अगर मास मालूम करना है तो वॉल्यूम मालूम होना जरूरी है. सो हियर वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन वायर. वॉल्यूम ऑफ द वन वायर दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. क्योंकि हमें सिलेंड्रिकल शेप का वायर यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो ये ए मल्टीप्लाइड बाई एल हो गया. ओके, एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए दैट इज रो एल डिवाइडेड बाई आर से, और ये वॉल्यूम आ जाएगी रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. नाउ वी नो वी हैव गिवन द डेंसिटी ऑफ द कॉपर. कॉपर की डेंसिटी हम लोगों को गिवन है, ये गिवन है. अगर वॉल्यूम मालूम है तो मास तो मालूम हो जाएगा. मास ऑफ वन वायर एम इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम. डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे, वॉल्यूम भी हम लोग को मालूम है. यहाँ पे ये रिलेशन आया डी रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है. कैलकुलेशन के स्टेप्स में नहीं दिखला रहा. कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे मास आएगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg. एक वायर का मास आया. इसको अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 ग्राम का एक वायर आएगा. तो दिस इज द आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में. इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गिवन if a wire is stretched to double its length, find the new resistance if original resistance of the wire is capital R. हमारे पास एक वायर था, उसको हमने स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ डबल कर दी. अगर हम लोग किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो वन थिंग विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर. साथ साथ हम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में भी मालूम है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए है. रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए. ओके, अगर इस फॉर्मूले में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें L बाई एल से, और साथ साथ हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे अगर स्ट्रेच करेंगे तो मटेरियल तो सेम रहने वाला है, तो रो इज कांस्टेंट, तो थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर ले फिर मल्टीप्लाई करें. दैट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई ए वी कैन राइट. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाई L बाई एल. अगर हम लोग लेंथ यहाँ पे चेंज करते हैं तो लेंथ बाई लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें. तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें. अब ये नॉमिनेटर में एल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए मल्टीप्लाइड बाई एल, एंड वी नो ए मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू वॉल्यूम, एंड दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी. एज वी डिस्कस दिस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. नाउ वी कैन राइट R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर. यहाँ पे रख दिया. अगर रेजिस्टेंस हम लोग इनिशियली इसका कैपिटल R लेते हैं तो सपोज R1 इज इक्वल टू कैपिटल R, और R2 की वैल्यू मालूम करनी है. L1 इज इक्वल टू L1 रखा रहने दें, लेकिन L2 की वैल्यू हमने डबल कर दी. दैट मीन्स L2 शुड बी इक्वल टू 2L1 वी कैन राइट. तो मैंने यहाँ पे 2L1 लिख दिया. अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. R2 इज इक्वल टू 4R. दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स. एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं. इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन द वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1%. हमने वायर को फिर से स्ट्रेच किया, लेकिन यहाँ पे डबल ट्रिपल नहीं कर रहे हैं. हम लोग इसकी लेंथ को 1% इंक्रीज कर रहे हैं. वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस. हमें रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज होगा ये मालूम करना है. अगेन वी कैन रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज रो एल डिवाइडेड बाई ए. जब हम लोग इसे स्ट्रेच करेंगे तो रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा. दैट मीन्स वी कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई ए, एंड वी आर डूइंग चेंज इन द लेंथ. दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद L. अगर हम लोग लेंथ में चेंज कर रहे हैं तो लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें. वही रिलेशन आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू वी. एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आ गया. एंड वी नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अगर स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा. दैट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ गया. अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L बाई L. This is the percentage change in the resistance. This is the percentage change in the length.
अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन द लेंथ कर चुके हैं 1%, तो डेल्टा एल बाई एल परसेंट है हमारे पास 1%, यहाँ पे रख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2% और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। परसेंटेज चेंज इज पॉजिटिव, दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 2%, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2% इंक्रीज हो जाएगा। इस मेथड को हम लोग तब यूज कर पाएंगे जब परसेंटेज चेंज कम हो, स्मॉल हो। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज हमने अगर 10-20% कर दिया तो उस समय हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, हमें वहां पे एक्चुअल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन परसेंटेज चेंजेस स्मॉल, लेस देन 4-5%। ओके, नाउ लेट अस टेक one more illustration. In this illustration, we are given a wire of mass small m, length small l, density small d, area of cross section capital A is stretched in such a way that its length increases by 10% of original value. Express the changed resistance in percentage. You can observe here we have increased the length of the resistance by 10%. इससे पहले जो इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा था उसमें हमने लेंथ को इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट था 1%, और अगर 1% या स्मॉल इंक्रीमेंट लेंथ में है तो हम लोग यहाँ पे एरर एनालिसिस टाइप की सिचुएशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लेंथ का इंक्रीमेंट है 10%, दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज द सेम मेथड एज वी हैव डन इन द प्रीवियस केस। यहाँ पे हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ओके, रेजिस्टेंस में ये जो रेजिस्टिविटी है अगर स्ट्रेच करेंगे तो चेंज नहीं होने वाली। अगर चेंज नहीं होगी तो वी कैन राइट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए, एंड हियर वी हैव डन द चेंज इन द लेंथ, सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्मॉल एल। अगर लेंथ में चेंज करते हैं तो स्मॉल एल बाई स्मॉल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये रिलेशन आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ए मल्टीप्लाइड बाई एल इक्वल टू वी, दैट इज द वॉल्यूम। और हम लोग को मालूम है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा। अब L1 इज इक्वल टू स्मॉल एल गिवन है, एंड वी हैव इंक्रीज द लेंथ बाय 10%। तो अगर हम लोग 10% लेंथ इंक्रीज करेंगे तो L2 विल बी इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 10%। हमने स्मॉल एल को 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ से ऐड कर दिया, तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया ये आ गया L प्लस 0.1 L, और इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1.1 L आ जाएगा। दैट मीन्स फाइनल लेंथ हो गई 1.1 L। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें, राइट, यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर। L2 की वैल्यू 1.1 L और L1 इज इक्वल टू L। एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1.21। सो हियर वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू 1.21 मल्टीप्लीकेशन R1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 प्लस 0.21 R1। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मुझे यहाँ पे परसेंटेज चेंज मालूम करना है, तो अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो ये रिलेशन कुछ ऐसा लिखा जा सकता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 दैट इज इक्वल टू 0.21। और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ओके, तो परसेंटेज चेंज हम लोग कैलकुलेट कर लें। परसेंटेज चेंज के लिए अब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 को, और ये वैल्यू आ जाएगी 21%। दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द wire will increase by 21%. Now let us move to next illustration. In this illustration, we are given a uniform copper wire of mass 2.3 into 10 to the power minus 3 kg, that is 2.3 gram, carries a current 1 ampere when 1.7 volt is applied across it. Calculate the length and area of cross section of this wire, and in
other part of the question, it is asked, if the wire is uniformly stretched to double its length, find the new resistance. And we are given density of the copper wire 8.92 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and resistivity we are given 1.7 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। यहाँ पे हमें एक कॉपर वायर गिवन है। कॉपर वायर का मास मालूम है, दिस इज द मास। ये भी गिवन है कि अगर इस कॉपर वायर के अक्रॉस 1.7 वोल्ट अगर हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करती है 1 एम्पियर। दैट मीन्स वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर थ्रू दिस लाइन। इस लाइन में जो गिवन वैल्यूज है इससे हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की पोजीशन में होंगे। मास के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें मालूम करना है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कैपिटल एस। दैट मीन्स वी कैन राइट द मास ऑफ द वायर। मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। सो मास ऑफ द वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंड्रिकल वायर ले लें अगर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L मल्टीप्लाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d। L इज द लेंथ, S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल d इज द डेंसिटी। ये हमारे पास मास का रिलेशन आ गया। इससे हम लोग L मल्टीप्लाइड बाई S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो इसको मैंने लिख लिया L मल्टीप्लाइड बाई S इक्वल टू M डिवाइडेड बाई D। और मास की वैल्यू हमें गिवन है दिस मच, और डेंसिटी भी हम लोगों को गिवन है, दिस इज 8.92 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई S की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड दिस इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। और जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस वायर के अक्रॉस अगर ने 1.7 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है तो करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, और यहाँ पे हमें काम आने वाला है ओम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू IR, जो हमें रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा। V की वैल्यू भी मालूम है, I की वैल्यू भी मालूम है। V की वैल्यू 1.7, I इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.7 ओम। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस जो हम लोग हमेशा यूज करते आए हैं, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई S, because we have taken area of cross section of the wire is S, so here we will write resistance equal to rho L divided by S. Okay, अगर हम लोग यहाँ पे रेशो निकालें L divided by S का, the ratio of L divided by S will be equal to R divided by rho, और हमें R भी मालूम है, हमें rho भी मालूम है, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो चुका है और रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं R और रो की तो मुझे रेशो आ जाएगा L डिवाइडेड बाई S। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 8, और ये इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस एंड वी हैव 2 अननोन्स, दैट मीन्स अब हम लोग सॉल्व करने की पोजीशन में है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो SS कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में L स्क्वायर आएगा, और यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब SS कैंसिल हो गया, L स्क्वायर आ गया, और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 25, दैट मीन्स L इक्वल टू 5 मीटर। लेंथ ऑफ द वायर आ गया 5 मीटर। अब लेंथ ऑफ द वायर की वैल्यू, L की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे भी अप्लाई कर दूं, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1। L की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू L की सब्स्टिट्यूट करी, और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आ गया S इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। हमारे रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अब हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया है डबल इट्स लेंथ, तो हमें बतलाना है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। न्यू रेजिस्टेंस मालूम करने से पहले हम लोग इनिशियल रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया था उसको माइंड में रखेंगे, 1.7 ओम। ओके, वी हैव द फॉर्मूला। अब हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का जो अभी यूज करते आए हैं, रो L डिवाइडेड बाई S। ओके, रो कांस्टेंट है तो हम लोग लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई S।
लेंथ के बारे में चेंज किया हुआ तो L बाई एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जैसा हमेशा करते आए L बाई एल से। तो यहाँ पे सपोज स्मॉल L बाई एल मैं लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई V। ओके, मालूम है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जैसा हर जगह हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर किसी वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे देन वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन सेम, दैट मींस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। V इज कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। ओके, R1 की वैल्यू हम लोगों को इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, हम लोगों को लेंथ के बारे में भी मालूम है कि लेंथ मैंने L2 को किया हुआ है डबल, इनिशियल लेंथ का डबल किया हुआ है, दैट मींस L2 इज इक्वल टू 2L1 वी कैन राइट। तो यहाँ पे अगर 2L1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, अब मैं यहाँ पे R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 4 टाइम्स कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.7 ओम है। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी R2 की। आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज इक्वल टू 6.8 ओम। दैट मीन्स अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स होने के बाद इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 6.8 ओम। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गिवन a hollow cylinder of length small l has inner and outer radius small a and small b respectively। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक हॉलो सिलेंडर को जिसकी इनिशियल रेडियस है स्मॉल ए एंड आउटर रेडियस इज बी एंड लेंथ ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज स्मॉल एल। ओके, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज रो, हमें रेजिस्टिविटी गिवन है इस मटेरियल की जिससे ये सिलेंडर बना हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, हमें इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एंड्स m and n, m और n एंड्स के अक्रॉस मालूम करना है। एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द इनर, दिस इज द इनर surface and this is the outer surface, that means across P and Q। मैंने inner surface और outer surface में 2 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं P और Q, तो P और Q के अक्रॉस भी हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट अक्रॉस MN डायग्राम में प्लेस कर लेता हूं। वी नो द रेजिस्टेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस फॉर्मूला है रो L डिवाइडेड बाई A। ओके, और इस फॉर्मूले में L का मतलब क्या है, L is the length of the conductor in the direction of the current। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में कंडक्टिंग रेजिस्टेंस या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की हुई है M और N के अक्रॉस। सपोज मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी M और N के अक्रॉस, तो इन दिस पर्टिकुलर केस करंट विल ट्रैवल लाइक दिस, दैट मीन्स स्मॉल l शुड बी इक्वल टू स्मॉल l। जो यहाँ पे स्मॉल l गिवन है ये स्मॉल l की वैल्यू आ जाएगी। नाउ कैपिटल A इज द एरिया दैट इज क्रॉस्ड बाय करंट, दैट मींस करंट फ्लोइंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंडक्टर या जो भी रेजिस्टेंस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। करंट फ्लो हो रही है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास हो जाएगा यही। अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो ये मुझे इस तरह का दिखाई देगा, दैट मींस वी कैन राइट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर, दैट विल बी इक्वल टू पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका मैंने एरिया ले लिया, राइट। लेंथ के बारे में तो मालूम है स्मॉल l, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर रो l डिवाइडेड बाई पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस mn। अब रेजिस्टेंस हम लोग मालूम करते हैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस के अक्रॉस, ये डायग्राम है। ओके, अगर P और Q के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी नीड टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस। इनर और आउटर सरफेस के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। सपोज जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनर सरफेस से कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू Q। तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। इनर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स करंट विल फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में लेंथ कहूं तो ये हो जाएगी b माइनस ए, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया क्रॉस्ड बाय करंट विल नॉट बी यूनिफॉर्म।
आप अगर देखते हैं इनर सरफेस में एरिया अलग है, आउटर सरफेस में एरिया अलग है, दैट मीन्स करंट जैसे जैसे फ्लो करेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, इनफैक्ट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे एक एलिमेंटल सिलेंडर, एलिमेंटल हॉलो सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा, या हम लोग यहां पे कंसीडर कर लें कि दिस सिलेंडर इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ द एलिमेंटल सिलेंडर प्लेस्ड कोएक्सियली। दैट मीन्स एक्सिस के कोएक्सियल पोजीशन में रखे हुए हैं बहुत सारे सिलेंडर्स। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ स्मॉल आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का एक कोएक्सियल सिलेंडर, ये मैं लेता हूँ। स्मॉल आर इज द रेडियस एंड डी आर इज द थिकनेस, और इसकी लेंथ हो जाएगी हॉलो सिलेंडर जो एलिमेंटल सिलेंडर लिया हुआ, द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल एल। ओके, तो ये मैंने आर रेडियस एंड थिकनेस मैंने ली हुई इसकी डी आर। ओके, अब मुझे सबसे पहले इस एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि जब करंट फ्लो करेगी अक्रॉस दिस एलिमेंटल सिलेंडर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल नॉट चेंज। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, जो अगर मैं फैला देता हूं, इसे ओपन कर देता हूं इस पूरे सरफेस को, तो रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं इसके लिए, रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल सिलेंडर दैट इज डी आर लिख लेता हूं। डी आर इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस इक्वल टू डी आर। करंट की डायरेक्शन में इसकी लेंथ हो जाएगी एलिमेंटल सिलेंडर की डी आर, तो रो मल्टीप्लाइड बाई डी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। अब कैपिटल ए की मैं बात कर रहा था, तो कैपिटल ए हो जाएगा इसके जो इनर सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसकी जो इनर सरफेस है उसका एरिया। अगर आप इनर सरफेस को ओपन कर देते हैं, टोटली ओपन कर देते हैं, तो उसकी लेंथ तो होगी एल, लेकिन जो दूसरी डायमेंशन आ जाएगी रेक्टेंगल दिखलाई देगा। अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं, सपोज मैं इसको ओपन करता हूं, इस तरह से मैं ओपन कर देता हूं, this dimension will be equal to L, and this dimension after opening this is equal to 2 pi small r. That means area capital A should be equal to 2 pi small r multiplied by small l. तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गई। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। ये मैंने कैपिटल A की वैल्यू रख दी। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन दिस फॉर्मूला। ये मेरे पास dr की वैल्यू आ गई, और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंटल रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्टेड है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दैट मीन्स अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस, दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट दिस। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल जो आर की लिमिट होगी दैट विल बी स्मॉल ए, एंड फाइनल लिमिट ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे मैं विद प्रॉपर लिमिट इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। कॉन्स्टेंट टर्म इज रो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये कांस्टेंट टर्म तो मैं बाहर लिख देता हूं, और इंटीग्रेशन एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। इसका हो जाएगा नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग स्मॉल आर। अगर नेचुरल लॉग स्मॉल आर लिखते हैं तो हम लोग लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए, और नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग बी डिवाइडेड बाई ए। तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस इफ वी कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस। ओके।